हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरती बुक ब्रेन पर। दोस्तों सोचिए, एक 18 साल का लड़का जिसके पास न कोई डिग्री है, न कोई बड़ा नाम, न कोई गॉडफादर, और वही लड़का एक दिन भारत के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर की नींव रख देता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ किस्मत थी या इसके पीछे थे ऐसे फैसले जिन्होंने उसे कई बार जमीन पर गिराया, कई बार दुनिया से लड़ने पर मजबूर किया और कई बार अकेले अंधेरे में खड़ा कर दिया। यह कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है, यह कहानी है हिम्मत की, जोखिम की और उस सोच की जो आम आदमी को असाधारण बना देती है। आज हम आपको सुनाएंगे गौतम अडानी की पूरी जिंदगी की कहानी, वो सच जो अखबारों की हेडलाइन से कहीं ज्यादा गहरा है। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में आपको मिलेगा वो सबक जो आपकी सोच, आपके फैसले और शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं गौतम अडानी की वो कहानी जो हर सपने देखने वाले को सुननी चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों, अहमदाबाद की वो सुबह कुछ अलग नहीं थी। धूप वैसी ही थी, हवा में वैसी ही धूल थी और गलियों में वही आमसी जिंदगी बह रही थी। लेकिन उसी शहर के एक साधारण से घर में 24 जून 1962 को जन्मा एक बच्चा आने वाले वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था, उद्योग और सपनों की परिभाषा बदलने वाला था। उसका नाम था गौतम शांतिलाल अडानी। यह कहानी किसी राजमहल में जन्मे राजकुमार की नहीं है। यह कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसने सपने देखे तो बहुत बड़े, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए रास्ता खुद बनाया। गौतम का परिवार मध्यम वर्गीय था। पिता शांतिलाल अडानी कपड़े का छोटा सा व्यापार करते थे। घर में न तो बहुत पैसा था, न ही किसी बड़े उद्योगपति से रिश्ते, लेकिन घर में जो सबसे बड़ी चीज थी वह थी आत्मसम्मान और मेहनत की इज्जत। गौतम बचपन से ही पढ़ाई में असाधारण नहीं थे। वे कोई टॉपर नहीं थे, न ही स्कूल के सबसे होशियार बच्चों में गिने जाते थे। लेकिन उनके भीतर एक बेचैनी थी, एक ऐसा सवाल जो उन्हें बार बार परेशान करता था, क्या मेरी जिंदगी बस यहीं तक सीमित रहेगी? स्कूल की किताबों से ज्यादा उन्हें बाहर की दुनिया आकर्षित करती थी। वे लोगों को देखते, बाजार को समझने की कोशिश करते, चीजों की कीमत और मोल भाव में दिलचस्पी लेते। यह सब उन्हें स्कूल के सिलेबस से ज्यादा सिखाता था। कॉलेज में आए तो उन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई शुरू की, लेकिन दिल वहां भी नहीं लगा। क्लासरूम की 4 दीवारें उन्हें कैद लगती थीं। उन्हें लगने लगा कि असली शिक्षा तो बाहर है, उस दुनिया में जहां जोखिम है, हार है और जीत भी। और फिर एक दिन उन्होंने वह फैसला लिया जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। उन्होंने कॉलेज छोड़ दिया। यह फैसला आसान नहीं था। एक मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार में पढ़ाई छोड़ना लगभग अपराध जैसा माना जाता है। समाज सवाल करता है, रिश्तेदार ताने देते हैं और माता पिता का दिल डर से भर जाता है। लेकिन गौतम ने वही किया जो उनका दिल कह रहा था। वे जानते थे कि अगर वे इस आवाज को दबा देंगे तो पूरी जिंदगी पछतावा रहेगा। वे मुंबई चले गए। मुंबई, सपनों का शहर, वही शहर जहां लाखों लोग हर दिन अपनी किस्मत आजमाने आते हैं। कोई स्टार बनना चाहता है, कोई अमीर और कोई बस जिंदा रहना। गौतम के पास न कोई बड़ी डिग्री थी, न ही कोई पहचान। जेब में सीमित पैसे थे और दिल में असीम सपने। उन्होंने एक डायमंड ट्रेडिंग कंपनी में काम शुरू किया। हीरे का व्यापार चमक दमक से भरा लगता है, लेकिन उसके पीछे का सच बहुत कठोर होता है। यहां गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। एक छोटी सी चूक और लाखों का नुकसान। यही गौतम ने सीखा रिस्क कैसे लिया जाता है। उन्होंने देखा कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार काम करता है, कैसे भरोसे की कीमत होती है और कैसे तेज फैसले जिंदगी बदल देते हैं। मुंबई ने उन्हें सिर्फ काम नहीं दिया, उसने उन्हें सोचने का नया तरीका दिया। कुछ सालों बाद वे अहमदाबाद लौटे, लेकिन यह वही गौतम नहीं थे जो घर से गए थे। यह एक बदला हुआ इंसान था, आंखों में अनुभव और दिमाग में स्पष्टता। उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, प्लास्टिक पॉलीमर का। नाम रखा गया अडानी एंटरप्राइजेस। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि यह नाम एक दिन दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस ग्रुप्स में गिना जाएगा। शुरुआत आसान नहीं थी। मार्केट में जगह बनाना मुश्किल था। बड़े खिलाड़ी पहले से मौजूद थे। बैंक भरोसा नहीं करते थे, सप्लायर शक करते थे।
लेकिन गौतम की एक खासियत थी, वे हार मानना नहीं जानते थे। जहां दूसरे लोग समस्या देखते थे वहां वे अवसर देखते थे। जहां लोग डरते थे वहां वे गणना करते थे। धीरे धीरे व्यापार बढ़ा। आयात निर्यात की दुनिया में उन्होंने कदम रखा। और फिर आया वह मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया, पोर्ट्स का व्यापार। गौतम ने वह देखा जो बहुत कम लोग देख पाए। भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था था। व्यापार बढ़ने वाला था और व्यापार के लिए सबसे जरूरी था इंफ्रास्ट्रक्चर। उन्होंने गुजरात के मुंद्रा में एक पोर्ट विकसित करने का सपना देखा। यह सपना बेहद जोखिम भरा था। इतना बड़ा निवेश, इतना बड़ा रिस्क और कोई गारंटी नहीं। लेकिन गौतम अडानी का मानना था, अगर देश बढ़ेगा तो मैं भी बढ़ूंगा। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जो सिर्फ एक आदमी की नहीं बल्कि एक देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की कहानी बन जाती है। मुंद्रा गुजरात के कच्छ जिले का एक छोटा सा, लगभग अनजान इलाका। चारों तरफ नमकीन मिट्टी, तेज हवाएं और दूर दूर तक फैला सन्नाटा। यहां न कोई बड़ी इंडस्ट्री थी, नहीं किसी को उम्मीद कि यह जगह कभी भारत के आर्थिक नक्शे पर चमकेगी। लेकिन गौतम अडानी की नज़र में यह सन्नाटा नहीं था, यह एक अवसर था। जब उन्होंने पहली बार मुंद्रा को देखा तो लोगों ने हंसते हुए कहा, यहां पोर्ट, यहां तो इंसान रहना भी मुश्किल है। पर गौतम उन लोगों में से नहीं थे जो दुनिया की आंखों से देखते हैं। वे भविष्य की आंखों से देखते थे। उन्होंने सोचा, अगर भारत को आगे बढ़ना है तो उसे दुनिया से जुड़ना होगा, और दुनिया से जुड़ने का सबसे मजबूत रास्ता है पोर्ट्स। उस समय भारत के ज्यादातर पोर्ट्स सरकारी थे। सिस्टम धीमा था, निर्णय लेने में सालों लग जाते थे और निजी कंपनियों के लिए वहां घुसना लगभग नामुमकिन था। गौतम अडानी एक प्राइवेट पोर्ट का सपना देख रहे थे। ऐसा पोर्ट जो तेज हो, आधुनिक हो और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम रोशन करे। यह सपना जितना बड़ा था उतना ही खतरनाक भी। बैंक बोले, इतना रिस्क? दोस्तों ने कहा, तुम पागल हो गए हो। रिश्तेदारों ने समझाया, जो चल रहा है उसी में खुश रहो। लेकिन गौतम जानते थे, अगर डर के साथ जिया जाए तो इतिहास नहीं बनता। उन्होंने सरकार से जमीन लेने की कोशिश की। कागजी कार्रवाई, राजनीतिक उलझने, विरोध, हर कदम पर मुश्किलें थीं। कई बार ऐसा लगा कि यह सपना यहीं टूट जाएगा। रातों को नींद नहीं आती थी। करोड़ों का दाव लगा था। अगर यह पोर्ट नहीं चला तो पूरा अडानी साम्राज्य शुरू होने से पहले ही खत्म हो सकता था। लेकिन इन्हीं रातों में गौतम ने अपने सबसे मजबूत फैसले लिए। उन्होंने कर्ज लिया, बहुत सारा कर्ज, यह जानते हुए कि अगर पोर्ट नहीं चला तो सब कुछ चला जाएगा। 1998 में आखिरकार मुंद्रा पोर्ट की नींव रखी गई। पहले जहाज के आने तक का इंतजार, वह इंतजार किसी परीक्षा से कम नहीं था। हर दिन यही सवाल, क्या कोई आएगा? और फिर वह दिन आया। पहला जहाज मुंद्रा पोर्ट पर लगा। वह सिर्फ एक जहाज नहीं था, वह गौतम अडानी के सपने की पहली सांस थी। धीरे धीरे व्यापार बढ़ा। कंपनियों ने देखा कि यहां काम तेज है, लागत कम है और फैसले तुरंत लिए जाते हैं। मुंद्रा पोर्ट ने वह कर दिखाया जो लोग नामुमकिन मानते थे। कुछ ही सालों में मुंद्रा भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट पोर्ट बन गया। यह पहली बड़ी जीत थी, लेकिन जीत के साथ आलोचना भी आई। लोगों ने कहा, इतना कर्ज लेकर कब तक चलोगे? गौतम का जवाब हमेशा शांत रहा, कर्ज बोझ नहीं होता अगर उसका इस्तेमाल भविष्य बनाने में किया जाए। मुंद्रा पोर्ट ने अडानी ग्रुप को सिर्फ पैसा नहीं दिया, उसने आत्मविश्वास दिया। अब गौतम जानते थे कि वे बड़े सपने देख सकते हैं और उन्हें पूरा भी कर सकते हैं। यहीं से अडानी ग्रुप ने ऊर्जा, बिजली, कोयला और इंफ्रास्ट्रक्चर के दूसरे क्षेत्रों में कदम रखना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ता गया, वैसे वैसे चुनौतियां भी गहरी होती गईं। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली थी। मुंद्रा पोर्ट सिर्फ एक शुरुआत थी, असली खेल तो अब शुरू होने वाला था। क्योंकि जिस इंसान ने वीरान जमीन पर बंदरगाह खड़ा कर दिया, वो अब सिर्फ व्यापारी नहीं रहा, वो ताकत बन चुका था। लेकिन जैसे जैसे अडानी ग्रुप ऊपर उठने लगा, वैसे वैसे आलोचनाएं तेज हुईं, सवाल गहरे हुए और दुश्मन ज्यादा खतरनाक। मुंद्रा पोर्ट की सफलता ने गौतम अडानी को सिर्फ पहचान नहीं दी,
उसने उन्हें यह भरोसा दिया कि अब वे बड़े सपनों के हकदार हैं। यह वह पल था जब एक व्यापारी एक विजनरी में बदलने लगा। अब सवाल यह नहीं था कि क्या किया जाए, सवाल यह था कि कितनी तेजी से किया जाए। गौतम समझ चुके थे कि भारत बदल रहा है। आबादी बढ़ रही थी, शहर फैल रहे थे, फैक्ट्रियां लग रही थीं, और इन सब की एक ही जरूरत थी, ऊर्जा। बिजली के बिना विकास अधूरा है। यहीं से अडानी ग्रुप ने ऊर्जा क्षेत्र में कदम रखा। कोयला, बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन, हर वो जगह जहां देश की नसें धड़कती थीं। लेकिन यह विस्तार आसान नहीं था। अब अडानी ग्रुप छोटे खिलाड़ी नहीं रहे थे। अब वे सीधे सीधे उन दिग्गज कंपनियों के सामने खड़े थे जो दशकों से इस सेक्टर पर राज कर रही थीं। और जब कोई नया खिलाड़ी तेजी से आगे बढ़ता है तो उसे सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं मिलती, उसे शक, आरोप और विरोध भी मिलता है। लोग कहने लगे, इतनी तेजी कैसे? मीडिया ने सवाल उठाए, क्या यह विकास टिकाऊ है? विशेषज्ञों ने चेतावनी दी, इतना कर्ज किसी दिन डुबो देगा। लेकिन गौतम अडानी का मानना था, अगर देश को आगे बढ़ना है तो किसी को रिस्क लेना ही पड़ेगा। वे जानते थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कभी धीरे नहीं बनता। इसके लिए तेज फैसले चाहिए, बड़ा निवेश चाहिए और सबसे जरूरी, धैर्य। अडानी ग्रुप ने एक के बाद एक पावर प्रोजेक्ट्स शुरू किए। बंदरगाहों को बिजली घरों से जोड़ा, कोयले की सप्लाई को पोर्ट्स से। यह सिर्फ बिजनेस नहीं था, यह एक इकोसिस्टम था। यही वह रणनीति थी जिसने अडानी को अलग बना दिया। वे सिर्फ एक सेक्टर में नहीं खेल रहे थे, वे पूरे सिस्टम को अपने हिसाब से जोड़ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे ग्रुप का आकार बढ़ा, वैसे वैसे राजनीति और सत्ता के गलियारों में भी उनकी मौजूदगी महसूस की जाने लगी। कुछ लोग इसे समझदारी कहते थे, कुछ लोग इसे नजदीकी, और कुछ लोग इसे साजिश। सवाल उठने लगे, क्या अडानी सत्ता के बहुत करीब है? गौतम इन सवालों पर कभी खुलकर नहीं बोले। उनका जवाब हमेशा एक ही रहा, मैं राष्ट्र निर्माण में विश्वास करता हूं। उनके लिए सरकारें बदलती थीं, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर स्थायी होता था। इसी दौर में अडानी ग्रुप ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कदम बढ़ाया। ऑस्ट्रेलिया में कोयला प्रोजेक्ट्स, अफ्रीका में पोर्ट्स, भारतीय कंपनी अब ग्लोबल बनने लगी थी। यह गर्व का क्षण था, लेकिन साथ ही यह जोखिम का सबसे ऊंचा स्तर भी था। कर्ज बढ़ रहा था, परियोजनाएं विशाल होती जा रही थीं, और जरा सी चूक सब कुछ बिखेर सकती थी। रातें फिर से छोटी होने लगीं। गौतम फिर से वही लड़का बन गए जो मुंबई में सपने लेकर भटकता था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब दाव अरबों का था। कई बार बोर्ड मीटिंग्स में तीखी बहस होती, सलाहकार डरते थे, निवेशक सवाल करते थे, लेकिन गौतम का विश्वास अडिग था। वे जानते थे, जो लोग इतिहास बनाते हैं उन्हें आलोचना की आग से गुजरना ही पड़ता है। समय के साथ अडानी ग्रुप भारत के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खिलाड़ियों में शामिल हो गया। बंदरगाह, बिजली, ट्रांसमिशन, हर जगह उनका नाम था। और तभी वह दौर आया जब अडानी सिर्फ बिजनेसमैन नहीं रहे, वे एक प्रतीक बन गए। किसी के लिए विकास का प्रतीक, किसी के लिए विवाद का। यह दोधारी तलवार थी, क्योंकि जितनी ऊंचाई उतना गहरा पतन भी संभव होता है। आने वाले सालों में अडानी ग्रुप को ऐसी चुनौतियों का सामना करना था जिनके सामने मुंद्रा पोर्ट की लड़ाई भी छोटी लगने वाली थी। यह कहानी अब सिर्फ सफलता की नहीं रही थी, यह कहानी बनने वाली थी परीक्षा, विवाद और वापसी की। हर बड़ी ऊंचाई के साथ एक साया चलता है, और जब ऊंचाई बहुत ज्यादा हो तो साया भी उतना ही गहरा हो जाता है। अडानी ग्रुप अब सिर्फ एक बिजनेस हाउस नहीं रहा था, यह भारत के विकास की कहानी का एक अहम अध्याय बन चुका था। बंदरगाहों से लेकर बिजली की लाइनों तक, हवाई अड्डों से लेकर कोयले तक, अडानी नाम हर जगह दिखने लगा था। लेकिन यही सर्वव्यापकता धीरे धीरे सवालों में बदलने लगी। लोग पूछने लगे, क्या यह बहुत ज्यादा तेज नहीं है? शेयर बाजार में अडानी कंपनियों के शेयर लगातार ऊपर जा रहे थे। निवेशकों को मुनाफा दिख रहा था, लेकिन साथ ही कुछ विश्लेषकों की भौहें तनने लगी थीं। फिर एक दिन एक रिपोर्ट आई, और उस रिपोर्ट ने जैसे सब कुछ हिला दिया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रकाशित उस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर गंभीर आरोप लगाए गए। शेयरों की कीमतों में हेरफेर, जटिल कॉरपोरेट संरचनाएं और पारदर्शिता को लेकर सवाल। खबर आग की तरह फैली।
टीवी स्टूडियो गर्म हो गए, सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई, निवेशकों में घबराहट फैल गई, शेयर बाजार में गिरावट शुरू हो गई, अरबों की वैल्यू कुछ ही दिनों में हवा हो गई। और इस सब के बीच एक नाम हर स्क्रीन पर था, गौतम अडानी। यह वही इंसान था जिसने कभी अहमदाबाद की गलियों से सपने लेकर चलना शुरू किया था। आज वह दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिना जाता था और अब वही दुनिया उसे कटघरे में खड़ा कर रही थी। यह आसान नहीं था। रातों की नींद फिर से उड़ गई, लेकिन इस बार वजह कर्ज या प्रोजेक्ट नहीं थे, वजह थी विश्वास। गौतम जानते थे कि बिजनेस में पैसा डूब सकता है, लेकिन अगर भरोसा टूट गया तो सब कुछ टूट जाता है। कंपनी ने जवाब दिए, आरोपों को खारिज किया गया, कहा गया यह हमला है, सच्चाई नहीं। लेकिन बाजार भावनाओं से चलता है और भावनाएं डर से पैदा होती है। निवेशक सवाल कर रहे थे, बैंक सतर्क हो गए थे, दुनिया देख रही थी, क्या अडानी गिरेंगे? यह वह दौर था जब हर इंसान टूट सकता था, लेकिन गौतम अडानी उस मिट्टी से बने थे जहां हार मानना विकल्प नहीं होता। उन्होंने चुप्पी को हथियार नहीं बनाया, बल्कि धैर्य को बनाया। वे जानते थे समय ही सबसे बड़ा जवाब देगा। परिवार ने साथ दिया, कर्मचारियों ने भरोसा रखा और कुछ निवेशक ऐसे भी थे जिन्होंने कहा, हम रुकेंगे। यह सिर्फ कंपनी की परीक्षा नहीं थी, यह उस सोच की परीक्षा थी कि क्या भारत में कोई निजी उद्यम इतना बड़ा हो सकता है कि वह वैश्विक स्तर पर खड़ा रहे। गौतम ने उस दौर में एक बात बार बार दोहराई, हम जो कर रहे हैं वह देश के लिए है और देश को समय लगता है। धीरे धीरे हालात स्थिर होने लगे, कुछ शेयर संभले, कुछ प्रोजेक्ट्स आगे बढ़े, लेकिन नुकसान हो चुका था, आर्थिक भी और भावनात्मक भी। इस तूफान ने अडानी को बदल दिया। अब वे सिर्फ आक्रामक विस्तार की बात नहीं कर रहे थे, बल्कि संतुलन की भी। उन्होंने समझा कि ताकत के साथ जिम्मेदारी आती है, और जब पूरी दुनिया देख रही हो तो हर कदम और भी सोच समझकर रखना पड़ता है। यह गिरावट अंत नहीं थी, यह एक विराम था, और हर विराम के बाद कहानी या तो खत्म होती है या एक नई शुरुआत लेती है। गौतम अडानी के लिए यह एक नई शुरुआत का संकेत था, क्योंकि असली सवाल अब यह नहीं था क्या वे गिरेंगे, असली सवाल था क्या वे वापसी कर पाएंगे। तूफान थम चुका था, लेकिन उसके निशान हर तरफ थे। शेयर बाजार की गिरावट के आंकड़े, मीडिया की सुर्खियां, निवेशकों के सवाल, सब कुछ अब भी हवा में तैर रहा था। यह वह समय था जब कोई भी आसान रास्ता चुन सकता था, पीछे हट जाना, विस्तार रोक देना या दोष दूसरों पर डाल देना। लेकिन गौतम अडानी ने तीसरा रास्ता चुना, आत्ममंथन। वे जानते थे कि हर संकट सिर्फ हमला नहीं होता, कभी कभी वह आईना भी होता है, और आईने में जो दिखता है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बोर्ड रूम की बैठकों का स्वर बदल गया। पहले जहां रफ्तार की बातें होती थीं, वहां अब संतुलन की चर्चा होने लगी। पहले जहां कितना बड़ा पूछा जाता था, वहां अब कितना टिकाऊ पूछा जाने लगा। गौतम ने एक स्पष्ट संदेश दिया, अब हर कदम सोच समझकर उठेगा। कुछ आक्रामक विस्तार योजनाओं को रोका गया, गैरजरूरी निवेशों की समीक्षा हुई, कर्ज प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया गया। यह निर्णय आसान नहीं थे, क्योंकि धीमा होना अक्सर हार जैसा लगता है, लेकिन गौतम जानते थे कभी कभी धीमा होना ही सबसे तेज तरीका होता है। उन्होंने भरोसे को फिर से कमाने को प्राथमिकता दी। निवेशकों से संवाद बढ़ाया गया, पारदर्शिता पर जोर दिया गया, हर सवाल का जवाब दिया गया, चाहे वह कितना ही कठिन क्यों न हो। कर्मचारियों के साथ बैठकों में गौतम का स्वर भावुक हो जाता था। उन्होंने कहा, यह सिर्फ मेरी कंपनी नहीं है, यह आप सबका भविष्य है, और भविष्य डर से नहीं, विश्वास से बनता है। यह वही कर्मचारी थे जिन्होंने मुद्रा के शुरुआती दिनों में धूप धूल झेली थी, वही लोग जो जानते थे कि यह साम्राज्य सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर बना है। धीरे धीरे संकेत बदलने लगे। बाजार ने राहत की सांस ली, कुछ निवेशक लौटे, बैंकों का भरोसा फिर से जुड़ने लगा। हर दिन कोई चमत्कार नहीं हो रहा था, लेकिन हर दिन एक छोटा सुधार जरूर हो रहा था। गौतम अडानी के लिए यह दौर व्यक्तिगत रूप से भी गहरा था। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों को याद किया, मुंबई की गलियां, पहला काम, पहली असफलताएं। उन्हें एहसास हुआ कि वही मूल्य,
मेहनत, सादगी और धैर्य उन्हें फिर से थाम सकते हैं। उन्होंने अपने सार्वजनिक बयानों में आक्रामकता छोड़ दी। शब्दों में संयम आया। यह बदलाव किसी दबाव का नहीं, परिपक्वता का संकेत था। अडानी ग्रुप ने यह भी समझा कि भविष्य सिर्फ भारी उद्योगों का नहीं है। स्वच्छ ऊर्जा, टिकाऊ विकास और दीर्घकालिक सोच, यही आगे का रास्ता है। यहीं से नवीकरणीय ऊर्जा पर फोकस बढ़ा। सोलर और विंड प्रोजेक्ट्स में निवेश को नई दिशा मिली। यह सिर्फ बिजनेस रणनीति नहीं थी, यह संदेश था कि कंपनी समय के साथ बदल सकती है। आलोचक अब भी थे, सवाल अब भी थे, लेकिन जवाब भी अब ज्यादा ठोस थे। गौतम ने एक बार कहा, हर गिरावट मुझे यह याद दिलाती है कि मैं कहां से आया हूं, और यही याद मुझे दोबारा खड़ा करती है। यह वापसी किसी एक दिन की कहानी नहीं थी, यह महीनों की चुप मेहनत, अनुशासन और विश्वास की कहानी थी। और शायद यही वजह थी कि जब लोग पूछते, क्या अडानी वापस आएंगे, तो जवाब धीरे धीरे बदलने लगा। अब लोग कहने लगे, वे सीख रहे हैं। और सीखना हमेशा वापसी की पहली सीढ़ी होता है। यह अध्याय दिखावे की जीत का नहीं था, यह अंदर से मजबूत होने का अध्याय था। क्योंकि गौतम अडानी जानते थे, साम्राज्य सिर्फ ऊंचाई से नहीं टिकते, वे टिकते हैं जड़ों से। हर कहानी का एक ऐसा मोड़ होता है जहां सवाल बदल जाते हैं। पहले सवाल होता है, क्या मैं जीत पाऊंगा, और अंत में सवाल बन जाता है, मेरी जीत का मतलब क्या है। गौतम अडानी के लिए भी यही मोड़ था। वे अब उस मुकाम पर खड़े थे जहां दौड़ धीमी हो चुकी थी, लेकिन दृष्टि और गहरी हो गई थी। अब उनके सामने सिर्फ बिजनेस की चुनौतियां नहीं थीं, बल्कि विरासत का प्रश्न था, वह विरासत जो उनके बाद भी जीवित रहे। वे अक्सर अपने शुरुआती दिनों को याद करते। अहमदाबाद की गलियां, पिता की दुकान, माँ की सादगी, और वह पहला फैसला, पढ़ाई छोड़कर मुंबई जाने का। वे जानते थे कि अगर वह एक फैसला न लिया होता तो यह पूरी कहानी शायद कभी लिखी ही न जाती। यही वजह थी कि वे हमेशा युवाओं से एक बात कहते रहे, डरिए मत, लेकिन आंख बंद करके भी मत दौड़िए। सपने देखिए, पर जमीन से जुड़े रहिए। गौतम अडानी की सोच में राष्ट्र निर्माण हमेशा केंद्र में रहा। वे मानते थे कि निजी उद्यम का असली मूल्य सिर्फ मुनाफे में नहीं, बल्कि उस प्रभाव में है जो वह समाज पर छोड़ता है। पोर्ट्स, बिजली, हवाई अड्डे, ये सब सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं थे, ये भारत को आगे ले जाने के साधन थे। उन्होंने यह भी समझा कि भविष्य सिर्फ भारी उद्योगों का नहीं है, आने वाला समय हरित ऊर्जा, टिकाऊ विकास और जिम्मेदार पूंजीवाद का है। यही वजह थी कि अडानी ग्रुप ने नवीकरणीय ऊर्जा में बड़े कदम उठाए। यह सिर्फ रणनीति नहीं थी, यह एक स्वीकारोक्ति थी कि दुनिया बदल रही है और उसे बदलना ही होगा। लेकिन विरासत सिर्फ बिजनेस से नहीं बनती, विरासत बनती है मूल्यों से। गौतम अडानी की सबसे बड़ी ताकत शायद यही रही कि उन्होंने हर गिरावट में अपने मूल्यों को थामे रखा। जब आलोचना तेज हुई, उन्होंने संयम चुना। जब शक गहरे हुए, उन्होंने धैर्य चुना। और जब ताकत मिली, तो उन्होंने जिम्मेदारी की बात की। उनकी कहानी यह नहीं कहती कि वे कभी गिरे नहीं, उनकी कहानी यह कहती है कि हर बार गिरकर उन्होंने खुद से पूछा, मैं इससे क्या सीख सकता हूं। आज जब लोग गौतम अडानी का नाम लेते हैं, तो अलग अलग भावनाएं होती है। किसी के लिए वे विकास का प्रतीक है, किसी के लिए विवाद का, लेकिन शायद यही किसी बड़े व्यक्तित्व की पहचान होती है। वह सबको एक जैसा नहीं दिखता। जो बात निर्विवाद है, वह यह कि उन्होंने भारतीय उद्योग के नक्शे को बदल दिया। उन्होंने दिखाया कि एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला इंसान भी वैश्विक मंच पर खड़ा हो सकता है। यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि विरासत किताबों में नहीं, लोगों में जीवित रहती है। हर वह युवा जो जोखिम लेने का साहस करता है, हर वह उद्यमी जो असफलता के बाद दोबारा उठता है, कहीं न कहीं इस कहानी को आगे बढ़ाता है। गौतम अडानी की यात्रा हमें यह याद दिलाती है कि सफलता कोई सीधी रेखा नहीं होती, वह उतार चढ़ाव, सवालों और आत्ममंथन से होकर गुजरती है। और शायद यही इसकी सबसे बड़ी सीख है। अगर आप गिरते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप हार गए। कभी कभी इसका मतलब यह होता है कि आप कुछ बड़ा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही सोच, यही साहस, यही विरासत है